बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, देखने में आ रहा है कि कराची की सियासत में फिर से एक मरतबा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगना शुरू हो गया। अगर हम बात करें जमात इस्लामी की और फिर MQM की, पैतर पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया जमात MQM पाकिस्तान को। फिर खालिद महबूब सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फिर बाकी MQM के दीगर रहनुमा जो है उनकी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जा रही हैं और एक दूसरे पर फिर से जो है वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी हो गया। इलेक्शन करीब आते ही ये जो सिलसिले इल्ज़ाम तराशियों के और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं, पीपल्स पार्टी जो है जो कराची शहर की दावेदार थी, मेयर की कुर्सी से पहले जो है काफ़ी दावे करती हुई नज़र आती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेयर की कुर्सी जीती, उसके बाद जो है मेयर की कुर्सी फतह करने के बाद पीपल्स पार्टी जो है अब मंजर आम से जो है वो उस गायब होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब आते चंद बातें करते हैं टैंकर्स माफिया के खिलाफ, हाइड्रेंट्स के खिलाफ, हम इस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इस तरह से टैंकर माफिया को लगाम डालेंगे, लेकिन होता वो कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक आता है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। जो कि 15 साल से सिंध में सियासत करने वाली जमात, बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो है सिंध का दावा करती थी कि सिंध और कराची जो है वो हमारा अपना है और हम कराची की आवाम को हर तरह से सहूलत फराम करेंगे, लेकिन उससे भी चलो नाकाम नजर आए। खैर, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो जल्दी जल्दी जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है उसकी बात अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि बल्दिया फैक्ट्री जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, इस पर आग लगने के बाद कई लोगों की जो है अमवात जो है उसमें सामने आई थी। तो इस हवाले से जो अभी कोर्ट का जो फैसला कोर्ट सामने आया है हाई कोर्ट का, उसमें MQM पाकिस्तान के 2 कारकुनान को जो है ट्रायल के लिए भेजा गया। तो इस पर काफ़ी जो है MQM भी मतलब कोर्ट में जाती हुई नज़र आ रही है। MQM के काफ़ी मुस्तफ़ा कमाल साहब और बाकी दीगर लोगों ने भी इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और जो है उनसे जानते हैं कि बेसिकली क्या मामला, क्योंकि MQM पाकिस्तान पहले ओन नहीं करती थी, अब ओन करती हुई नज़र आ रही है। तो ये क्या मामला चल रहा है। हम इस स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान से फयाज कायम खानी साहब और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शाही साहब। दोनों खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्दिया फैक्ट्री का और बाकी दीगर जो अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जमात इस्लामी जो है वो फिर से एक बार MQM पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कम आप लोग भी नहीं है, आप लोग भी जो उनके मतलब बराबर से जवाब दे नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए निज़ा, बात ये है कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री का जो सहाना था, ये एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा था। 260 से ऊपर लोग उसमें शहीद हो गए, जिंदा जला दिए गए। ठीक है। तो MQM पे इल्ज़ामात की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी MQM की खुद की तारीख है। ठीक। MQM ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ 1988 से किया था। 3.5 साल बाद उस पर ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया गया। सही। 3.5 साल। और 3-3.5 साल के अंदर जो है वो MQM के ऊपर जून 2092 में फौजी ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया गया। ठीक। MQM पे जो पहला इल्ज़ाम लगा था ना, वो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक इल्ज़ाम लगा था। कौन सा? MQM पे इल्ज़ाम लगा था कि MQM जो है पाकिस्तान तोड़ना चाहती है, गद्दारी कर रही है और वो एक अलग रियासत कायम करना चाह रही है। जीनापुर के नाम से जो है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया MQM के खिलाफ कि MQM तो जीनापुर के नाम से एक रियासत ही बनाना चाह रही है। बिल्कुल। ये 3-3.5 साल के अंदर वो ये सारा मामला हुआ। तो इल्ज़ामात जो है MQM पे पहले दिन से लगने शुरू हो गए। सही। जीनापुर जून 2092 के अंदर जो है इल्ज़ाम लगता है MQM पे कि जी MQM जो है वो जीनापुर एक रियासत बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है और उस पर काम कर रही है। सही। एक पूरे उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, प्रिंट मीडिया था, अखबार भरे रहते थे और एक तूफान बदतमीजी खड़ा था और पूरे पाकिस्तान में MQM के खिलाफ एक नफरत फैलाई गई कि MQM जो है पाकिस्तान तोड़ रही है। जिस उस फौजी ऑपरेशन के दौरान जिन फौजी अफसरान ने ये जीनापुर का इल्ज़ाम लगाया था, उसी फौज ने 3 महीने बाद अक्टूबर 1992 में GHQ से तरदीद की गई कि हमें कोई ऐसे ख्वाहिश नहीं मिले MQM की तरफ, MQM के खिलाफ, न ही कोई ऐसा मंसूबा जाहिर हुआ है, न ही MQM ऐसी किसी मंसूबे पे काम कर रही है। ठीक। ये तो हो गया जीनापुर का इल्ज़ाम। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। सुने,
इसके मैं बता रहा हूँ आपको कि इल्जामात की जो एक एमक्यूएम के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये कोई पहला बल्दिया फैक्ट्री जो है वो पहला वाकया नहीं है जिसका इल्जाम एमक्यूएम पे लगाया गया है। एमक्यूएम के ऊपर इससे पहले जो है वो एक मेजर कलीम तशद्दुद केस लगाया गया था। 15 साल बाद एमक्यूएम के कारकुनान उससे बाइज्जत बरी हुए। इकबाल राहत का केस था, वकील इकबाल राहत का 20 साल जो है हमारे कारकुनान उसमें अताब में रहे, जेलें भुगतते रहे, वो बाइज्जत बरी हो गए। पीआईडीसी में अमेरिकन कुछ शहरियों का कत्ल था, वो एमक्यूएम पे डाल दिया गया। हकीम सईद का कत्ल एमक्यूएम पे डाल दिया गया। सलाउद्दीन एडिटर जो थे तकबीर के, उनका कत्ल डाल दिया गया। इन्हीं जमात इस्लामी के जो मुस्लिम एक परवेज साहब थे, उनका कत्ल एमक्यूएम पे डाल दिया गया। बात यह है कि एमक्यूएम के ऊपर और फिर वो तमाम कारकुनान जो सालों अजियतें उठाते रहे, गिरफ्तार रहे और परेशानी में जेलें भुगतते रहे, आखिर में आके वो बाइज्जत बरी हो गए। इस तरह की एक तवील लिस्ट है। जितने भी कराची में हाई प्रोफाइल कत्ल हुए, वली बाबर का केस था, एमक्यूएम पे डाल दिया गया। उसमें जो कारकुनान पकड़े गए वो आखिर बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, इस तरह उस जमाने में ज़ुहैर अकरम नदीम का कत्ल जो है एमक्यूएम पे डाल दिया गया। एमक्यूएम के कारकुनान 15 साल जो है भुगतने के बाद बाइज्जत बरी हो गए। इस तरीके से एक पूरी तवील लिस्ट है। ठीक है, एमक्यूएम पे जितने एमक्यूएम ये इदारों ने, ये जो स्पेशली पुलिस ने ये एक ट्रेंड बना लिया था कि कहीं कुछ भी होना है, कुछ भी होना है, वहां पे एमक्यूएम के कारकुनों को डालना ही डालना है। ठीक है, मतलब ये जो आपने डिटेल में जो अभी ब्रीफिंग की है, आपने पूरा जो पिछला बैकग्राउंड बताया, ये सब इल्जाम तराशियां थी जिसकी वजह से आज में इल्जाम तराशियां हो रही है। अमजद साबरी की बात लाऊं, अमजद साबरी का कत्ल लैक्टाबाद में हुआ। अभी कत्ल लोग उसकी लाश जो है पहुंची भी नहीं है अब्बासी शहीद, उससे पहले एमक्यूएम पे इल्जाम आ गया था। अच्छा, ये बल्दिया फैक्ट्री का अगर आप इसको भी मैं लेके आता हूँ, बल्दिया फैक्ट्री की आप डिटेल में जाएंगे ना, बल्दिया फैक्ट्री जो मेन कंपोनेंट है, जो इसका मेन एलिमेंट है, उसके ओनर्स वो कहीं नजर नहीं आ रहे इस पूरे मामला में। उनको कोई ना बुला रहा है ना कोई उनसे पूछताछ कर रहा है। बल्दिया फैक्ट्री एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्री थी, ठीक है। उसके ओनर जो है उसकी इंश्योरेंस खा के एंजॉय करते फिर रहे हैं, और 260 लोग जो शहीद हो गए वो अपने मुआवजे के लिए परेशान फिर रहे हैं। जो लोग शहीद हुए हमें मालूम है वो हमारे ही लोग थे। 200 उस फैक्ट्री के अंदर 90% जो एम्प्लॉई था वो सारा महाजिर था, उर्दू बोलने वाला था। ठीक है, अच्छा, बात ये है कि काफी सारे लोग तो लियाकताबाद से भी उनका मैं बता रहा हूँ, अरोंगी टाउन के, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन के लोग थे। बात ये है इसके अंदर कि कुछ पूछने कुछ तहकीकात नहीं हुई। बल्दिया में फैक्ट्री में आग लगी, इल्जाम एमक्यूएम पे आ गया। ये अब्दुल रहमान और जुबैर ये हमारे कारकुन हम इन्हें ऑन करते हैं, ये हमारे कारकुन हैं जिनको सजाए मौत दी गई है ट्रायल कोर्ट से। ठीक है, क्योंकि तहकीकात के बगैर ही जो है ये मामला खड़ा कर दिया गया। अभी आग लगी है, आग बुझी नहीं है। देखिए बात सुने, आग अभी बुझी नहीं है। ठीक, अभी जो शोधा है वो दफनाए भी नहीं गए। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान है, वो तो कहते हैं कि इसमें भत्ते के भत्ता मांगा जा रहा था, ये लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जब भी तो उन्होंने सजाएं उनको करवाई। मैं बताऊँ ना आपको, जो उसके ऑनर्स हैं बालिया बिरादरान, उनको सिंध गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल थी। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उनको कराची से लाड़काना तक उनकी जमानतें करा दी गई। ठीक है, उनके बयान अगर उस जोर के आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसके बयान मुतजाद बयान आता उनके। कभी बोलते 25 करोड़ का हमें भत्ता मांगा गया, कभी कहते 50 करोड़ का भत्ता मांगा गया, कभी कहते हमसे शेयर मांगे गए। ठीक है, लेकिन ना तहकीकात हुई, उनसे कोई पूछता नहीं है कि पूरी फैक्ट्री को उन्होंने बाहर से सील क्यों किया हुआ था। वेल्डिंग की हुई थी, तमाम खिड़कियां उन्होंने, दरवाजे बंद किए हुए थे। इतनी इंटरनेशनल लेवल की एक फैक्ट्री को जो है, जो आईएसओ के मुताबिक तो कम से कम मैनेज करेंगे ना, खुली वायरिंग हुआ है। पहली जो तहकीकात हुई JIT आई, उसमें कहा गया कि जी के ये शॉर्ट सर्किट है, और ये क्योंकि अब उसकी कंडीशन ही ऐसी थी, पूरी फैक्ट्री की जो वायरिंग सिस्टम है वो इतना खराब था उस वक्त कि उसमें आग लग गई। लेकिन क्या हुआ, मेरा कहने का जब फयाज साहब, जब वो इतनी ही इंटरनेशनल लेवल की वो फैक्ट्री थी, तो उसमें किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इतनी बड़ी फैक्ट्री, कितने लोग उसमें काम कर रहे थे, 200 से 250 लोग सिर्फ उसी वक्त जल के झुलस गए। तो मतलब उससे पहले कितने लोग, उनकी भी शिफ्ट्स होती थी ना, आप खुद बताएं। आप बताएं, तीनों शिफ्ट में काम होता था जी। बात ये है कि कितने हजारों लोग, हमारा मौकिफ यही है, हमारा मौकिफ यही है कि हमने, हमारा कहना ये है कि भाई उसकी एक प्रॉपर तहकीकात हो, एक इन्वेस्टिगेशन हो, ऑनर्स को इन्वॉल्व किया जाए जो कि इस वक्त भागे हुए हैं,
उनसे कोई पूछता नहीं है कि भाई आपने इस फैक्ट्री को जो है बाहर से खिड़कियों को वेल्ड करके सील क्यों किया हुआ था, अपने दरवाजे क्यों बंद किए हुए थे, क्यों लगे हुए ठीक है, आपकी ये जो अंदर इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम बनाया हुआ था इतना खराब क्यों था, कोई पूछने वाला नहीं है किसी से भी कि जी बस एमक्यूएम पे इल्जाम डाल देना था। एक बीच में इल्जाम आया फयाज साहब, पहले एमक्यूएम जो है वो इन लोगों अपने कारकुनान को जो है ये ओन नहीं कर रही थी जब ये नया नया जो मामला उठा था और ये इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, जुबैर और दूसरा क्या नाम है इनका, जी, उनको तो पहले ओन नहीं करती हुई नजर आ रही थी, अब क्यों ओन कर रही है? जब सजाएं सुना दी गई हैं ट्रायल कोर्ट से, अब उनको सजाएं मौत की और जो है वो उनकी सजा हो चुकी है, तो अब क्यों ओन कर रही है? देखिए ये इसके लिए आपको फिर एक 22 अगस्त में जाना पड़ेगा। ठीक है, 2016 में। ठीक है, 22 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हम सजाए मौत पाने वाले कारकुनान को ऑन कर रहे हैं, आज ऑन कर रहे हैं हम। अब आज की बात देखें, आज हम ऑन कर रहे हैं कि वो हमारे कारकुनान थे, कारकुनान हैं, और हम उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम उनको बचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हर फोरम पे जाएंगे और हर अदालत तक जाएंगे हम। बात यह है कि असल बात यह है कि एमक्यूएम पे मैंने कहा ना, इल्जामात का जो एक सिलसिला है ना, वो एक ट्रेंड है, वो चलता रहेगा। वो कोई भी हाई प्रोफाइल मामला होगा एमक्यूएम पर डाल दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग डिफेम नहीं हो रहे इस तरह से? ना, बात यह है ना कि इल्जामात लगाने वाले उनके पास रिसोर्सेस है, ये मीडिया उनके पास है, ठीक है। मीडिया के ऊपर एमक्यूएम के कारकुन के किसी की भी नाम आता है, गिरफ्तारी डालते हैं, तो एक मीडिया के ऊपर एक अदालत लग जाती है, वही फैसला हो जाता है, ठीक है। वो 10-12 साल बाद अगर वो बरी होता है, मीडिया अदालत नहीं लगाती है, अदालत लगाती है। अच्छा, 10-12 साल बाद वो बरी हो जाता है बाइजन, फिर कोई पूछने वाला नहीं है वो बरी हो गया क्या, उसकी कोई न्यूज नहीं आएगी। और जहां तक आपने बात की है डॉक्टर खालिद मकबूल की और मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल उन्होंने वजह बात कही है। देखा ना, मुस्तफा कमाल का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तफा कमाल ने उस हाई कोर्ट के रिमार्क्स का जवाब दिया है। हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये लिखा है कि जी कारकुनान ने बगैर अपनी क़यादत की परमिशन के ये काम नहीं किया है। तो हम तो ऑन करते हैं कि हमारे कारकुन हम क़यादत हैं, आज हमें पकड़ लें, फिर हमें भी शामिल करें ना। मतलब क़यादत की भी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, हाई कोर्ट ही कह रहा ना, हाई कोर्ट का कहना यह है कि जी क़यादत की मर्जी के बगैर इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, उनकी परमिशन के बगैर, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर। तो हम तो बैठे ना यहाँ पे, आप हमें भी फिर इन्वॉल्व करें इसके अंदर, फिर हमें भी नॉमिनेट करें, हम तो तैयार है ना इस मामले के लिए। जब हाईकोर्ट ये बात कह रहा है तो उसका जवाब मुस्तफा कमाल ने बिल्कुल बजा दिया है, खालिद मकबूल ने बिल्कुल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि क़यादत ये बैठी हुई है, हम बैठे हुए हैं, हमें गिरफ्तार करें, हमें नॉमिनेट करें ना, फिर अगर हमारे कहने पर उन्होंने किया तो। लेकिन एविडेंस कहां से लेके आएंगे ये लोग? ये दोनों अब्दुल रहमान का और जुबैर का जो मामला, अब इस फैक्ट्री के हादसे के बाद जुबैर उन ओनर के साथ मुलाजमत करता रहा है, बात नहीं मुलाजमत इनके साथ करता रहा है, इनके साथ पुराना एम्प्लॉई है इनका। बात ये है कि बगैर कोई तहकीकात जीआईटी बैठा दी इन्होंने, दो जीआईटी। अच्छा, जुबैर का बैकग्राउंड क्या था? एमक्यूएम में उसकी क्या पोजीशन थी? एमक्यूएम का कारकुन है हमारा, अब्दुल रहमान हमारा एक जिम्मेदार था उस वक्त, ठीक है। बात यह है कि मैंने आपको बताया ना कि जब एक फैक्ट्री मुलाजिम है ना, वो एक मुलाजिम है, तो वो शख्स जिसको इन्होंने नॉमिनेट करवा दिया, नॉमिनेट किया ऑनर ने नहीं करवाया है, खुद ही पुलिस ने किया हुआ है। लेकिन वो ओनर्स तो कहते हैं कि हमें भत्ता दिया जा रहा था, भत्तों की डिमांड की जा रही थी, मैं मुझसे और हमने नहीं दिया तो कभी कोई चीज भेजी जाती थी, मतलब जो एक ट्रेंडिंग में हुआ करती थी, आप समझ रहे हैं, पेपर में लिपटी हुई चीजें आया करती थी। ऐसा कुछ नहीं था जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑनर्स के खुद आप बयान पढ़ लें, ऑनर्स के बयान बड़े खुद भी मुतजाद बयान उन्होंने दिए हमें, ठीक है। बीच में एक 5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन का भी आया कि जी 5 करोड़ रुपए दे दिए गए और फला अकाउंट में चले गए, फला अकाउंट से आ गए, वो सब झूठ साबित हुआ, ठीक है। बात यह है कि हम ये चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात हो। हमने तो जुडिशल कमीशन का जो है मुतालबा किया है कि एक जज की सरबराही में इसकी तहकीकात हो, ठीक है। हम अपने कारकुनान को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मौक़िफ़ है। तो इसमें खालिद मकबूल का या मुस्तफा कमाल का कहना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। हमारे कारकुनान है, हम आज की क़यादत हम उनकी, हाईकोर्ट समझती है हमारे कहने पे किया है तो हमें भी नॉमिनेट कर दे, मुख्तसर बात ये है इसके अंदर। अब बात ये है कि इसमें इल्ज़ामात की, जहाँ तक बात है इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें इल्ज़ामात से, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारे कारकुन इस बाइज़्ज़त बरी होंगे। ठीक है, इमरान शाहिद साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि
जो कराची के लोग हैं वो कराची की जो भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें और हड़तालें, सुबह भाई ने कह दिया बंद, उसके बाद बंद, 3 बजे खोल दो तो खोल दो, सही। और इसी को हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सिग्नेचर करार दिया है। ठीक है, अब इसमें GITs की भी रिपोर्ट सामने आ गई है, फैसला भी आ गया। मैं अपने फयाज कायम खानी साहब को जो मैं ज़रूर इस बात की तायद करता हूँ, उनका हक है कि उसके जो भी फैसला है उसकी दीगर कोर्ट्स में, आला अदालतों में उसका जो है ना उसको चैलेंज करें और उसके खिलाफ अपील करें, ये इनका हक है। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना कराची के लोगों को ये बात बिल्कुल जो है वो वाज़ेह और बिल्कुल पता है कि भाई इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। वो लवाहिकीन, यानी जिनके 1-1 और 4-4 और किसी के इकलौते बच्चे उसमें शहीद, जिनको जला के जब वो मार दिया गया, वो सब इस बात की गवाही देते हैं। GIT रिपोर्ट्स इस बात की गवाहें, और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो इसको सिग्नेचर, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और इन सबको तो सिग्नेचर। और फिर मैं कहता हूँ अगर आपके रिकॉर्ड पर मौजूद हो तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के वो माजी के बयानात तो निकाल के तो चलाएं, जो उन्होंने हम्माद सिद्दीकी के बारे में क्या कहा, बाकी लोगों के बारे में क्या किया। इसी तरह ये जब मुख्तलिफ ग्रुपों में थे, जब इनके मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना वो सारे बयानात दिखाए ना निकाल के रिकॉर्ड में से, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अब इसमें मेरे ख्याल से इस पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। कराची के लोग समझ चुके हैं, और जहाँ हम ये समझते हैं कि इसमें बिलावजह हवा भरने की अब जो है ना किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना ये मुर्दा घोड़े के अंदर जाल डालने वाली बात है कि इस पर हम जितनी बातचीत करें, बहस करें। अब ये जो है ना किस्सा MQM का जो है वो क्लोज हो चुका है। MQM का क्लोज हो चुका है। अच्छा, ये किसी के इशारे पे जो है ना वो अलग हो जाते हैं, फिर एक इशारे पे मिल जाते हैं। इशारे कहाँ से आते हैं? जी सबको पता है। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएं मुझे। ठीक है, सब मैं हमेशा सुनती आई हूँ इशारे आते हैं, कॉल आती है, वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। आज आप मुझे बताएंगे। वही मुस्तफा, नहीं पहले मुझे इसका जवाब, इशारे कहाँ से दिए जाते हैं? मुस्तफा कमाल साहब वही खालिद मकबूल साहब के बारे में क्या बयान देते हैं, तो उसके बाद फिर जब उनसे ऊपर से कहा जाता है कि भाई वही जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, जिनकी बात ये भी कर रहे थे कि इल्जाम थे, जिन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ दिया था, खालिद मकबूल, ये आप निकाल के चलाएं रिकॉर्ड पे। ये कही थी ना बात हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने, जरा दिखाएं उनको जिन इल्जाम की ये बात करते हैं कि उस पर लगे। ये तो सब एक दूसरे पे जो है ना सारे, यानी ये तो वो सच है जो जब ये मुख्तलिफ ग्रुपों में थे, जब एक दूसरे के बराबर, ये सारा सच है। मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया को अपनी आर्काइविंग पे जो है ना वो नजर दौड़ा के दोनों के बयानात को दिखाना चाहिए। नहीं बिल्कुल अच्छा, अदालत ने जो फैसला दिया है ये इनका हक है कि उसको आला चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अपील में जा सकते हैं। लेकिन जो इन्हीं की पार्टी के जब ये मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम थे, इसी हवाले से जो बयानात थे वो सामने लेकर, ठीक है बिल्कुल, ये तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे आप बताएं वो जो इशारों वाली बात है ना वो कहाँ से होती है, मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए ना, ये तो आपको, यानी इसमें तो आप भी माशाल्लाह समझदार हैं कि यहाँ पे डोरे कहाँ से हिलाई जाती है। मुझे नहीं पता, मैं जब भी तो चाहती हूँ, मैं मासूमाना सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ, मुझे बताइए कहाँ से डोरे हिलाई जाती है, इशारे कहाँ से दिए जाते हैं? जिसमें यानी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं जो है ना, वो पूरी पार्टियां जम हो जाती हैं। फिर जो है ना वो, तो भाई अब ये सिलसिला जो है ना ये उसी, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप लोग को भी मिलती हैं, वो इशारे आप लोग के पास भी करवाए जाते हैं? हमारा मसला ये कि हम उस इशारों पर चलते नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब उन्हीं के इशारों पे हुकूमतें भी बनती हैं? ऐसा ही है। तो आप लोग क्यों नहीं हुकूमत बना पा रहे हो? आप लोग भी उनके इशारों पे चलना शुरू करते, लेकिन है कौन बैकग्राउंड पे? मैं जरूर आपसे जान के रहूंगी। फयाज साहब देखिए, बात सुने, किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत का पैमाना अवाम है, अवामी ताईद या हिमायत। अच्छा सर, ये जो इशारों की बात है ये भी जरा वाज़ेह कीजिएगा। मैं वाज़ेह कर देता हूँ जी, ठीक है ना। अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, 3.25% वोट का मेयर बना हुआ है। 3 करोड़ से ऊपर की आबादी के अंदर 3 लाख 3.25 लाख वोट लिया हुआ बना हुआ है। तमाम ये जमात इस्लामी, ठीक है, तमाम जमातें मिलकर भी 8-9% वोट नहीं ले सकी है। बिल्कुल, लेकिन अभी तो ये तो कहते हैं कि एमक्यूएम का तो खत्म हो चुका है, ये तो हमारे मुर्दे में जान डालने के बराबर है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि एमक्यूएम खत्म हो चुकी है बकौल इनके। तो जब एमक्यूएम खत्म हो चुकी थी तो कोई 8% 9% के ऊपर वोट पे ये चेयरमैन और मेयर कैसे बने हुए हैं? अगर एमक्यूएम नहीं थी, एमक्यूएम ने अपील की थी आवाम से कि बाइकाट करना है, बाइकाट हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी भी। और जब जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया, चाहे वो 93 में किया हो, 2002 में किया हो,
जब जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब कब आए थे? एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से। जी। इनके एमएनए कब बने थे? एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से। ठीक है। बात यह है कि अवाम की हिमायत या वोट ही एक पैमाना है ना नापने का। एमक्यूएम ने अपील की अवाम से कि वोट नहीं देना है, बाइकाट करना बल्दियात का, जो हमारे रिजर्वेशन थी उसके ऊपर अवाम ने बाइकाट किया। 3.25% के ऊपर मेयर बना हुआ है। ठीक है, 3.25% के ऊपर मेयर बना है। बिल्कुल आपको पॉइंट मेरे पास आ गया है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाली गुफ्तगू हो रही थी फयाज कायम खानी साहब से। फयाज साहब आप देखें, बात सुने निज़ा, बात ये है जैसे भाई ने कहा कि जी फला जमा एमक्यूएम खत्म हो गई, ठीक है, हो चुकी है। उसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात ने बता दिया कि एमक्यूएम खत्म हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, एमक्यूएम ने अपील की अवाम से कि बाइकाट किया जाए, ये हमारे रिजर्वेशन हैं, इस पर बाइकाट कर दिया जाए। अवाम ने बाइकाट किया और 8.5-9% वोट के ऊपर ये बल्दियात खड़ी हो गई है। ठीक है, इनके 4 लाख वोट हैं पूरे कराची से, 4 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ की आबादी में 3-3.25 लाख वोट है पीपल्स पार्टी के। ये तो एक पैमाना है कि कौन का खत्म हो गया, कौन रह गया। जहाँ तक बात जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी 80 साल से है, आज की जमात तो नहीं है ना। ठीक है, अवाम अब बाशऊर है, अवाम जानती है इस बात को। 80 साल से ऊपर हो गए। पाकिस्तान को बने हुए 80 साल नहीं हुए और पाकिस्तान नहीं 1942 के अंदर जमात इस्लामी बनी थी। अच्छा। जी हाँ, नहीं, इंडिया वाली को भी शामिल नहीं इंडिया की शामिल करो। 1942 में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी गई है। 47 में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान 47 में बना है, 47 से पहले बन चुकी थी जमात इस्लामी। ठीक है, औरंगाबाद के अंदर मौलाना मौदूदी साहब ने बुनियाद रख दी थी। हालांकि जमात इस्लामी की ये बता मैं रहा हूँ आपको। नहीं, वो इंडिया वाले को वो काट के वो करेंगे, पाकिस्तान की जमात इस्लामी, उसको मैं भी इसलिए मेरी बात सुनिए आप। जमात इस्लामी की बुनियाद 1942 में रखी गई थी, बिल्कुल रखी गई थी। ठीक है, औरंगाबाद में रखी गई थी, मौलाना मौदूदी ने रखी थी। वही मौलाना मौदूदी आज भी यहाँ पे जमात इस्लामी वही चला रहे हैं, चला नहीं रहे। 80 साल के अंदर इन्होंने कोई इलेक्शन, उनका नाम चला रहे हैं जी भाई। 80 साल में इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा। ठीक है, 1970 के इलेक्शन के अंदर ये लोग कराची की नुमाइंदगी कर रहे थे, यही थे। एमक्यूएम तो नहीं थी, एमक्यूएम नहीं थी। ठीक है, जब कोटा सिस्टम राइज हुआ तो ये सिग्नेटरी है उसके, ये सिग्नेटरी है उसके। सर्विसेज का कोटा राइज हुआ, ये सिग्नेटरी है उसके। ठीक है, जितना भी एनएफसी अवार्ड की जो तकसीम खराब हुई, ये सिग्नेटरी है उसके। 1985 तक ये नुमाइंदगी करते रहे यहाँ की। हम तो 1988 में आए, हम तो 1988 के अंदर 1985 तक ये लोग 4 इनके एमएनए थे कराची से। ठीक है, एमपीए इनके थे। बात ये है कि जमात इस्लामी आखिर देखें, जमात इस्लामी के साथ प्रॉब्लम क्या है। जमात इस्लामी कराची की अवाम, शहरी सिंध की अवाम, इनको पैसेराई क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इनके काम किए वैसे है ना। खाली बैनर्स लगाने से जो है वो पीपल्स पार्टी ने एक बल्दियाती बिल पास किया जी, जिसको हम काला बिल कहते हैं। जी, हमने उसके खिलाफ एक सख्त किस्म की मुहिम चलाई। ठीक है, इन्होंने उसको फैसिलिटेट किया पीपल्स पार्टी को। 29 दिन तक ये बैठे रहे सिंध असेंबली के बाहर धरना देके। ठीक है, 29 दिन के अंदर जो हम 29 मिनट बैठे थे सीएम हाउस के ऊपर, हमें तक शुरू हो गया। बात यह है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया था ना उसके ऊपर। ये आम अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे तो आपको इसकी ये नजर आ जाएगा इसके नतीजे क्या निकले। कराची की आवाज के ऊपर या तो ये बताएं कि हमारी रिजर्वेशन गलत थी बल्दियात के ऊपर। इलेक्शन के बाद इनके जो हाफिज नईम साहब उन्होंने खुद तस्लीम किया, बिल्कुल तस्लीम किया कि हाँ जी मरदमशुमारी गलत है। इन्होंने तस्लीम किया कि वोटर लिस्ट गलत है। ठीक है, इन्होंने तस्लीम किया कि बल्दियाती ख्यालात गलत है। यूसीस की ठीक है, इन्होंने तस्लीम किया कि यूसीस 53 यूसीस हमने ऐड करवाई है अभी। ठीक है, हमने ये कहा था इनसे, मुलाकात की इनसे जाके इदारा नूरुल हक में हमने कहा आप थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा हमारा साथ ना दें तो कम से कम हक की बात तो कर लें कि आप एक दफा, क्योंकि रिवाइज किया जाए यूसीस। हमने उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने 53 यूसीस ऐड कर दी। अब उसका फायदा नहीं हुआ ना हमें,
फायदा जब होता है बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर ये भी खड़े हो जाते हैं कि ये काम किया जाए पहले। हाँ, बात ये है कि एमक्यूएम की अपनी जाती इसमें कोई वो मुफादात नहीं है। एमक्यूएम ने शहर के लिए काम किया। एमक्यूएम ये कहती है कि भाई कि बल्दियात 140 है, हम गए सुप्रीम कोर्ट, हम गए, ठीक है, हम 140 पे ऑर्डर लेके आ गए, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, किसी एक इशू के ऊपर खाली देखे रोडों पे बैनर लगा देने से, चंद सौ लोग जमा कर देने से इसका मामला नहीं बनता। हम हर जगह पे गए हुए, ये क्यों नहीं हमारा साथ देते भाई इस बात पे? अगर ये कराची के इतने मुखलिस हैं तो हमारा साथ देना इस बात पे कि भाई कि 148 के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, एक दफा इन्होंने नहीं कहा इसे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, क्यों ना किया जाए भाई? बल्दियाती निजाम के ऊपर ये 18वीं तरमीम में 140 हमने डलवाया हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, हमने डलवाया ये आर्टिकल के भाई कि बल्दियात को जो है वो सियासी, माली और इंतजामी जमात इस्लामी तो ये दावा करती हुई नजर आती है, ये जो सेंसस के जो वो था उसको तो हमने ही उस पॉइंट को हमने किया था और हमारे ही रिजोर्ट पे जो है वो सेंसस हुए थे। नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लें, आपको टाइम दूंगी ताकि अप्रैल 2023 के अंदर जो है वो बंद कर दी गई थी सेंसस जी। हम खड़े हुए उसके ऊपर 1 करोड़ 40 लाख के ऊपर सेंसस को पैक कर दिया गया था, अनाउंस होने वाली थी, ठीक है। हमने एहतजाज शुरू किया, हमने अप्रोच शुरू, वजीर आजम और जो कंसर्न वजीर था उसको हमने अप्रोच किया, ठीक है। आखिर हम उसमें 4 दफा हमने डेट एक्सटेंड करवाई उसके ऊपर, 73 लाख लोगों को ऐड करवाया हमने जी बिल्कुल। जो 2 करोड़ 5 लाख आज हुए हैं वो हमारी वजह से हुए हैं। फिर भी अभी पूरी 5 साल बाद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मरदमशुमारी हुई है, ये हमारी वजह से हुई है। वो भी पूरी नहीं हो पाई ना, वो भी अधूरी, वो भी हमने करवाई, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान वो कराची के अवाम को जो गिना के मतलब उनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी पूरी गिनती वैसे बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा यार कायम खानी यार, मैं तो इस पे बात करना भी जो है इस वक्त मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि जिस तरह तवातुर के साथ ये दरगोई और झूठ से काम ले रहे हैं, जाहिर है कि अब लोगों को पता चल गया इनका। अब जाहिर है कि अगर अब आप देखें सिर्फ बल्दियाती काले कवानीन की बात करें यार, वो चलाए ना मीडिया पे, वो फारूक सत्तार साहब दस्तखत कर रहे थे जब इख्तियारात लिए गए थे, इन्होंने तो पीएस पार्टी के हाथों ये बिके हुए हैं। हाँ। यानी हर हुकूमत में शामिल के इलेक्ट्रिक को ये सपोर्ट करें कि जो है वो पूरे बल्दियाती के इलेक्ट्रिक को कैसे सपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा अभी मसला चल रहा है और सभी परेशान हैं। अच्छा, बताए ना, पूरे पाकिस्तान के अवाम परेशानी के इलेक्ट्रिक के हाथ, अभी कैसे बिके हुए ये भी बताइएगा। अभी आपने बात की, शुरुआत कीजिए। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये मुमकिन ही नहीं था कि एमक्यूएम की मर्जी और मंशा के बगैर कराची जो पाकिस्तान का कौमी असासा था, कराची का जो एक सरकारी इदारा था जो KSC कहलाता था, जिसकी जो कराची को यानी कराची पाकिस्तान का माशी और वो हब है और जो है इंडस्ट्रियल भी हब है, और जो है ना उसको जो है ना एमक्यूएम के साथ मिलकर पहली मरतबा 2005 में बेचा गया, ठीक है। एमक्यूएम साथ थी, सिग्नेटरी थे, सब कुछ साथ मौजूद थे, उस हुकूमत में शामिल थे। फिर आ जाएं 2008-9 में ये पीएस पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत में दूसरी मतलब अबराज ग्रुप, और अभी हालिया एक तस्वीर आई थी ना, हर हुकूमत में शामिल जो है अवाम के बरखिलाफ के इलेक्ट्रिक के साथ, यही तो सब खड़े हुए थे। फारूक सत्तार साहब के इलेक्ट्रिक के जो CEO के एक तरफ खड़े हुए थे, एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए थे, अमीनुल हक साहब खड़े हुए थे। ये कैसे मुमकिन है कि कराची का इदारा बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद हुकूमती सरपरस्ती और एमक्यूएम की सरपरस्ती के बगैर उसको जो है दोबारा से लाइसेंस मिल गया, ये क्यों नहीं उसके खिलाफ बात करते हैं? ठीक है। अब आ जाए कोटा सिस्टम के ऊपर कैसे यानी ये दरगोई से काम ले रहे हैं। अगर उस वक्त हमारा कोई एक असेंबली के अंदर मेंबर था तो कोई हम हुकूमत में थोड़ी थे, ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 4 लोग थे या 1 लोग थे, हमें तो मैंडेट कभी मिला। एक तरफ तो ये कहते हैं हमें मैंडेट नहीं मिला, और ये जो कानून साजी करना तो हुकूमत का काम होता है ना। एक तरफ यानी इनकी दरगोई, इससे अंदाजा लगाए, एक तरफ कह रहे हैं इनको कभी 80 साल हो गए, पाकिस्तान बने हुए 80 साल नहीं हुए, लेकिन जमात इस्लामी को पाकिस्तान में सियासत करते हुए 80 साल हो गए। अच्छा, उस एक तरफ कहते हैं कि इनको कभी जो है मैंडेट नहीं मिला, एक तरफ कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत इनकी थी और इन्होंने जो है कोटा सिस्टम के हवाले से फैसला किया। भाई वो तो हुकूमत में भुट्टो ने किया था ना, उसकी तो हम आज तक मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो अनलिमिटेड जो है कोटा सिस्टम में, यानी जब हर तरह से उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, वो नल एंड वाइड हो चुका था, ये एमक्यूएम तो थी जो पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत थी, और इन्होंने जाके उस पर दस्तखत किए कि अब लामहदूद वक्त के लिए जो है कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा। तो ये किसने छुड़ा घोपा है? एमक्यूएम ने छुड़ा घोपा है ना। अब आ जाए दूसरे उस पर
मरदमशुमारी पे आ जाए। जब ये चीज़ तय हो गई थी कि मरदमशुमारी जो है ना, ये जो है वो इस पे किसी का भी कॉन्सेंसस नहीं है, तो सीसीआई में किसने दस्तखत किए थे? एमके में इत्तेहादी हुकूमत थी ना, उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट किसने करार दिया? उस जाली मरदमशुमारी एमके के दस्तखत से हुई थी ना। अब किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? मैं ये फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि कराची के लोग मतलब पीछे होता कुछ है, दिखाते कुछ है, कहने का है। मकसद अब है। देखे, मुझे तो जो है ना वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करनी थी। मुझे तो इन पे तो मैं एमकेएम पे तो इतनी ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहता, चूँकि अब इस पे तो बात करना तो वो ये तो उन्हीं का साथ देना है जो इस मुर्दा घोड़े में जो है ना जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, या जो है ना इस गुब्बारे के अंदर जो है ना हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं और सबको पता है। और ये बात कर रहे थे उसकी कि भाई जो है ना टर्न आउट नहीं था, वो तो सबको पता है यार कि जो है कितनी मुश्किल से इलेक्शन। उन्होंने कहा यार ये रात के 3 बजे तक भी गवर्नर हाउस तक जो है ना वो कोशिशें हो रही थी कि अभी फिर इसको डिले कर दो। ये जो गवर्नर हाउस में यानी 3 बजे तक हमें भी नहीं पता था कि ये सुबह इलेक्शन होने वाले नहीं होने वाले। तो आवाम भी यही था, कभी बारिश का बहाना, कभी किसी का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, डिले किसी तरह हो नहीं। अच्छा, उससे पहले यहीं पे भी तो एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जिसमें वसीम अख्तर साहब ने कॉन्टेस्ट किया था। उसका मुझे जरा बता दें उसमें टर्नआउट कितना था और एमकेएम जैसी पॉपुलर ये अपने आप को कहते हैं ना, उनको कितने वोट मिले थे, जरा बता दें उसको। ठीक है फयाज कायम खानी साहब, काफी पॉइंट्स आ चुके हैं आपको डिस्कस करने के लिए, टाइम शॉर्ट है लेकिन बड़ा मजा आ रहा है काम करते हुए। देखिए, ये कहते हैं ना कि ये जो टर्न आउट कम हुआ तो हमें मालूम नहीं था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्शन प्लान थे, ठीक है, इलेक्शन अनाउंस से इलेक्शन होना था, एमकेएम ने बायकॉट किया। ठीक है, ठीक है, जो ज़िमनी थे, नहीं बल्दियातों के ज़िमनी में तो आप लोगों ने पार्ट लिया था ना, बल्दियात की बात, ज़िमनी में तो बायकॉट नहीं किया था ना। अब मेरी सुन लेना, बल्दियात की बात। एमकेएम ने बायकॉट किया 1 दिन पहले, चाहे 1 घंटे पहले करे, 1 दिन पहले करे, आपकी साइकिल जो आपकी कंडीशन सुने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने जो मुहिम चलाई थी उससे असर नहीं पड़ना चाहिए था, और आपने अरबों रुपया की जो है ना अरबों रुपया आपने खर्च करके मुहिम चलाई थी, ठीक है, बल्दियात के ऊपर, जिसमें आपको 4 लाख वोट मिला पूरे कराची से। एमकेएम ने 1993 में कौमी असेंबली का बायकॉट किया था, 2 दिन बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन थे, बायकॉट करके बैठ गई थी, ठीक है, और जब दूसरे दिन सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े ना एमकेएम ने, तो क्लीन स्वीप कर दिया था। ठीक है, सियासी जमातों का जो होमवर्क होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस डेट को, वो पूरे साल तैयार रहती है। ठीक है, अब के इलेक्ट्रिक, अब बात ये के इलेक्ट्रिक की बात है। अच्छा, पहले इसमें बता दूं कि बल्दियात के उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार का जो उन्होंने जिक्र किया, जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है नहीं करके तो मैं 150 प्रोग्रामों में लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन बदधर्मी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार, कायम अली शाह और गवर्नर की जो तस्वीर के ऊपर ये बात करते हैं वो 2011 की तस्वीर है। 2011 में बल्दियाती एक्ट बना था, जो KESC नहीं, मैं इसकी बल्दियाती एक्ट की ओके बल्दियाती एक्ट, जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, मैंने कहा उस तस्वीर को मैं 150 से ऊपर प्रोग्रामों में लोगों को तस्वीर कर चुका हूँ। ठीक है, वो 2011 की तस्वीर है। ठीक है, 2011 में बल्दियाती एक्ट जो है ना पास हुआ था। ठीक है, ये जो अभी काला कानून बना ये 2013 के बल्दियाती एक्ट के ऊपर बना था, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था और हमने एहतजाज किया था और हमने बायकॉट किया था सिंध असेंबली से, हमने उसको तस्लीम नहीं किया था। तो ये उस तस्वीर को 2013 में मिलाए थे, हालांकि वो तस्वीर 2011 की है। ठीक है, पहले फिर इनको बता दूं, हालांकि फिर किसी और प्रोग्राम में यही बात करेंगे। मैंने 50 लोगों को ये बात नहीं है। जमात इस्लामी मेरी बात सुने, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी या पीटीआई या जो भी जमात है, उनको सब लोगों को मैंने मेरा 150 से ऊपर प्रोग्रामों में ये बात बताई है, लेकिन वो कहीं किसी और प्रोग्राम में जाते हैं तो यही बात करते हैं, बहरहाल करते हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। के इलेक्ट्रिक की बात है, ये जो के इलेक्ट्रिक को जो इसका जो ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सटेंड नहीं हुआ है। अच्छा, ये एक्सटेंड नहीं हुआ, ये एमकेएम की वजह से है। आवाम को मालूम चलना चाहिए आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से, इस वक्त उन्होंने को आर्जी तौर पे परमिशन दी गई है। हाँ, इस वक्त ये जो आज बैठे हुए, आज जो के इलेक्ट्रिक चल रही है ये के इलेक्ट्रिक को इस वक्त जो इसका एग्रीमेंट है वो रिवाइज नहीं किया गया अभी, और अभी जो आरजी जो परमिशन दी गई है वो एमकेएम के बिहाफ पे दी गई है। हाँ, क्यों की गई है कि हमारा कहना ये है कि एक कंपटीशन आया जाए शहर में, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कंपनीज इंटरेस्टेड है, उनको भी लाइसेंस दिया जाए। ठीक है, हम इसमें मिले हैं, हम इसमें प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, हम वज़ीर तवानाई से भी मिले हैं, और हमने जो है इसको रुकवाया हुआ है। ठीक, हमने ही रुकवाया हुआ केसी को। और जहां तक बात की भाई हमारे कहते हैं कि जी के जमात इस्लामी का इसमें कोई रोल है, देखिए जमात इस्लामी
जमात इस्लामी के पास फंड बहुत है, पैसा बहुत है। सर ये फंडिंग होती कहाँ हाँ, से? यही तो आज तक समझ में नहीं आया कि कहाँ जो से पैसा होती बहुत है? है। अच्छा, पैसे, जबकि अगर हम उस जमात पैसे इस्लामी के के ऊपर उसमें देखें, चले जाएं, कैसे नहीं होगा, बैकग्राउंड में चले जाएं, कैसे नहीं होगा, कोई जब इंजीनियर जब है, मैंने- कोई जब- मतलब सारे सुनो, प्राइवेट अच्छा, जॉब करने अच्छा, वाले, कैसे भी आ सरकारी जाए। नौकरियां नहीं है। अब मेरी बात सुनो, हाँ, ना आपको जब- businessmen हैं। हाँ देखिए ना, जी। असल में इनका पैसा अच्छा, बेइंतहा है। पहले केसी ठीक पे है। के इलेक्ट्रिक पे कर लें। ठीक है। अच्छा, नहीं वो पूछा रहे कि जमात इस्लामी के ऊपर नहीं बात कीजिए, पहले देखो, बात कीजिए। भाई, अच्छा, ये इनका रिकॉर्ड बल्दिया- दुरुस्त- बल्दिया टाउन में मैं बात सुना, रिकॉर्ड जी। दुरुस्त कर दूं। जी, ये जी। हमारे कायम खानी साहब दोस्त ठीक हैं, है, बोलने की ठीक है। कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये इनका राइट है, और जी। जो ये जस्टिफिकेशन देना चाहें, लेकिन मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं भाई। के इलेक्ट्रिक एक एग्रीमेंट अलग चीज है, जी। और उस एग्रीमेंट के तहत के इलेक्ट्रिक को जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन 3 लाइसेंस दिए गए। ठीक है। ठीक है, 3 दिए गए। उसका जो एक्सपायर हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ है। ठीक है, वो जाहिर है जब अभी एक्सपायर, दो अभी वैलिड है। जी 2 वैलिड हैं। ठीक ठीक है, है। ट्रांसमिशन का भी वैलिड है और उसका भी वैलिड है। सही। अच्छा, ठीक है। जाहिर है कि जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा ना दूसरा। तो भाई ये कोई एमक्यू के ऐसे नहीं हुआ है कि ये उनको इंटरिम इस जो गवर्नमेंट अभी एक लाइसेंस का जो एक्सपायर हुआ उसको उसको टेम्परेरी जो है 6 उन्होंने महीने के लिए एक्सटेंड 6 किया, महीने मतलब के लिए उसको- एक्सटेंड कर ठीक दिया। है। अच्छा, दूसरी बात इनकी, ये मैं वजाहत कर दूं। टाइम नहीं सर, बिल्कुल मैं प्रोग्राम की तरफ लेके जाऊंगी। बहुत मजा आया मुझे आज आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। बहुत चीजें जो थी जो मुझे भी मैं चाहती थी कि इनके जवाब मुझे मिले, आज मुझे बहुत सारी चीजों के जवाब मिले। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेजबान अंदाज वक्त इजाजत, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। आप लोग का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।